आपका संदेश करियर पॉइंट में स्वागत है। और जैसा हम लोग का इकोनॉमी का क्लास चल रहा है, तो इस इकोनॉमी के क्लास में हम लोग आगे की क्लासों को कंटिन्यू करते हैं। और आज के क्लास में जो हमने पिछले क्लास में कवर किया था, उसमें मेरा मुद्रा संकुचन हो चुका था। और मुद्रा संकुचन का इसका पहला वाला मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। आज स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज मैं आपको थोड़े 2-3 टॉपिक पढ़ा दूं, और इसके बाद हम लोग बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट करेंगे। भारत में बैंकों की प्रणाली देखेंगे। तो यहाँ से जो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे, उसको मुद्रा का अवमूल्यन, बात करें मुद्रा के अवमूल्यन पर, तो यहाँ से आज का हमारा टॉपिक होगा मुद्रा अवमूल्यन। साथ साथ ये देखेंगे विमुद्रीकरण, जिसे आम भाषा में आप नोटबंदी कहते हैं। और यहीं से देखेंगे आपको तेजी या मंदी क्या होती है, कैसे किसी देश में तेजी आती है, मंदी आती है, जैसे आपने देखा होता वैश्विक मंदी। तो सीधी सी बात है, आज का टॉपिक हमारा यही होगा। तो आप लोग इत्मीनान से ध्यान पूर्वक इस चीज को सुनते रहिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा कि जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, अगर उम्मीद हो को समझ में आता हो, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करिएगा, इसको नोट डाउन भी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। वैसे देखिए, पीडीएफ ज्यादा चक्कर में लोग पीडीएफ के लिए पढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश होगी कि मैं आपको पीडीएफ तो जरूर दूंगा, लेकिन देखिए बहुत लोगों के पास बहुत सारे पीडीएफ पड़े हैं। आप लोग एक चीज करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश करिएगा कि आप लोग किताबों से इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। जो टॉपिक में पढ़ा दिया उसके बाद आप किताबों से इसका एक्सरसाइज करिए, वो आपके लिए बहुत ही बेटर होने वाला है। ठीक है। किसी पीडीएफ को लेकर आप परेशान मत होइए, और मैं जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए और इस टॉपिक का हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको हम बेसिक तरीके से समझते चलते हैं, और खास तौर से मेरे एक चीज पर आप लोग ध्यान रखिएगा। जो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, वो उदाहरण उस टॉपिक को समझाने के लिए देता हूँ, और जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं और उस पर मैं एग्जाम्पल दूं, तो इस एग्जाम्पल को भी आप थोड़े समझते चलिएगा, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल जो है वो आपको समझाने के लिए बहुत ही बेस्ट है, जहां तक मुझे लगता है। और आपको भी ऐसी उम्मीद भी होगी, आपने जो पीछे क्लास देखा होगा तो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है। आइए, मुद्रा का अवमूल्यन की बात करते हैं। बहुत तेज आवाज आ रही है, आप लोग बतिया रहे हैं। आप ही लोग का वजह सुनाई दे रहा है, आवाज ही आपका बहुत तेज आ रहा है इनका। ये तो 12वां पेज जी इनको देखिए, इसको बंद कर दीजिए। तो बात करें मुद्रा का अवमूल्यन। अगर अवमूल्यन की बात करते हैं तो आखिर अवमूल्यन क्या है, पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आमतौर पे आपको मालूम होगा कि कहीं न कहीं एक चीज हम देखने को मिलते हैं, आप देखे भी होंगे किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, या तो समाचार में, तो ये चीज आपको देखते होंगे कि $1 बराबर 72 रुपए, $1 बराबर 65 रुपए। तो ये सब चीजें आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ा समझने में कंफ्यूजन होता है कि आखिर वो क्या है। ठीक है। तो आज हम इसी का निष्कर्ष निकालने वाले हैं कि आखिर वो क्या होता है। जैसे देखिए, आप लोग एक करेंसी का नाम सुना होगा जिसको हम बोल रहे हैं डॉलर। डॉलर एक हॉट करेंसी है। हॉट करेंसी का मतलब ये मत समझिएगा कि वो गर्म करेंसी। ठीक है। हॉट करेंसी उस करेंसी को बोला जाता है जिस करेंसी की वैल्यू अन्य मुद्राओं की तुलना में अच्छी हो, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्रा की वैल्यू या उस मुद्रा की प्रोसेसिंग पावर काफी अच्छी मानी जाती है। उस मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, जो कि वर्तमान में कौन सी है, डॉलर है। ठीक है। जैसे आप देखे होंगे हमारे देश की मुद्रा रुपया है, चाइना की मुद्रा युआन है, आप जापान की मुद्रा ले लीजिए तो येन है,
बांग्लादेश की मुद्रा ले लीजिए टका है, अमेरिका की करेंसी ले लीजिए डॉलर है। तो ये क्या है? जैसे आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर हम अपने देश में कोई भी वस्तु खरीदना होता है तो हम उसके लिए क्या देते हैं? रुपए देते हैं, पैसे देते हैं। लेकिन जब वही चीजें हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाते हैं तो यही हमारे रुपए की वैल्यू क्या हो जाती है? कमजोर पड़ती है अन्य मुद्राओं की तुलना में, जिससे कि वहां पर मुद्रा जब हमारा कमजोर पड़ता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और ये स्थिति को सुधारने का कारण ये होता है कि हमारे भारत का व्यापार जो हो काफी अच्छा हो, व्यापार को बढ़ाया जाए, अर्थात आयात को बढ़ाया जाए, निर्यात को बढ़ाया जाए। तो आयात निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से या तो अपनी वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। क्यों किया जाता है? एक मिनट के थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपने कोई भी वस्तु किसी दूसरे देश में लिया, किसी दूसरे देश में आपने क्या किया, कोई वस्तु खरीदने के लिए आप गए, तो अगर उस देश में आप गए और आपकी मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम है तो वो व्यक्ति आपके रुपए को नहीं लेना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम भूटान से कोई वस्तु ले तो भूटान की मुद्रा हम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि भूटान की जो मुद्रा है वो भारत के रुपए की तुलना में कमजोर है। लेकिन वही भूटान है कि अगर हम भारत में वो व्यापार करता है और भारत को सामान वो बेचता है तो वो कोशिश करता है कि भारत का रुपया हमको मिले। ये क्यों मिले? क्योंकि इसकी परचेसिंग पावर भूटान के मुद्रा की तुलना में अधिक है, वो लेना चाहता है। यही हमारा उद्देश्य होता है अन्य देशों के साथ। जैसे हम अमेरिका से कोई वस्तु बेचते हैं तो उससे हमको क्या मिलता है? डॉलर मिलता है, और डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। आगे चल के इसकी हम चर्चा करेंगे और अच्छा खासा आपका इसका लेक्चर मैं रखूंगा। डॉलर एक हॉट करेंसी कैसे बनी थी और इसके लिए अमेरिका ने क्या कौन सी रणनीति अपनाई थी। हालांकि मेरे ऑफलाइन बैच में जो स्टूडेंट पढ़े होंगे, मैंने इसका बहुत अच्छा खासा लेक्चर लिया था और पढ़ भी चुके होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन क्लास में भी इस चीज को मैं समझाऊंगा कि डॉलर इज हॉट करेंसी कैसे हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की क्या पॉलिसी रही और अमेरिका ने किस पॉलिसी के लिए आज अपनी करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में, एक हॉट करेंसी के रूप में क्या किया? सामने लाया। ठीक है, चलिए। तो यहां से अवमूल्यन क्या है? तो देखिए, इसका डिफिनेशन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्टूडेंट इसका डिफिनेशन याद कर लेते हैं। डिफिनेशन में जैसे अगर बात करें तो लोग बोल देते हैं कि अपनी मुद्रा का दूसरे मुद्रा की तुलना में उसके मूल्य को गिराना अवमूल्यन कहलाता है। लेकिन आज हम इसके बारे में आपको मैं समझाने वाला हूं कि आखिर में क्यों गिराता है वो देश और अवमूल्यन कैसे होता है। ठीक है, जैसे आप मान लो आपको ये पता हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा मानी जा रही है। अगर कोई भी देश खरीदना चाहता है तो वो डॉलर लेना चाहता है कि मेरे पास डॉलर ज्यादा। और आप जानते हैं कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? तो कहीं ना कहीं अगर विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति देखें अगर हमारे देश में, तो उसका भंडार करने का काम कौन करता है? आरबीआई। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन और पूछ लिया गया है कई बार एग्जामों में कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या तो विदेशी मुद्रा का भंडार कौन रखता है? तो आरबीआई के पास ही होता है। तो पहले हमको अगर डॉलर प्राप्त करना होता था तो हम क्या करते थे? निर्यात को बढ़ाते थे। जैसे आप मान लीजिए एक साल में आपने जो व्यापार किया वो व्यापार कभी भी जिसका लेखा जोखा होता है वो एक साल के बाद का होता है। ये नहीं कि आज हमने खरीदा तो आज क्या तो कैश करो, हमको पैसा दो। जैसे भाई लख हमने अमेरिका से कोई वस्तु लिया, थाईलैंड से वस्तु लिया, मलेशिया से कोई वस्तु लिया, अलग अलग देशों से वस्तुओं को हमने लिया, तो उसका लेखा जोखा होता है कि हमने अपने देश में इतने रुपए का या इतने डॉलर का हमने क्या किया? आयात किया। जैसे 22 लाख आप मान लो कि आपने कितना किया? $2 बिलियन। जैसे मान लो कि $1.5 बिलियन, $150 बिलियन। अब $150 बिलियन का आपने क्या किया? अपने देश में वस्तुओं को लाया, खरीद कर लाया अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। अब उसी हिसाब से अगर आप देखें तो आपने कितना बेचा? तो आपने कितना बेचा? मान लो आपने $200 बिलियन बेचा, निर्यात किया, तो प्रॉफिट कितना होगा? $50 बिलियन का प्रॉफिट आपको हो गया। तो वो $50 बिलियन क्या होगा? आपके पास रिजर्व रहता है कि अगर कभी जरूरत पड़े या तो कभी हमारा आयात ज्यादा हो जाए, निर्यात कम हो, तो आयात ज्यादा हो जाने से हमको घाटा होगा, तो उस घाटे की पूर्ति हम अपने भंडार से कर सकते हैं। आप जैसे 22 लाख आप मान लो एक आम परिवार की तरह समझ लो
अगर आपकी मासिक इनकम 10,000 रुपये हो और आप 10,000 रुपये पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दे, अगर कभी भी इस परिवार में कोई भी तरीके की कोई विपत्ति उत्पन्न होती है, जैसे आज हमारे देश में कोरोना महामारी जैसी समस्या उत्पन्न हुई है, जिन परिवारों के पास उनकी सेविंग नहीं है, उस परिवार के ऊपर कैसे वो अपने घर का गुजारा बसरा करेंगे, उनके लिए एक बहुत ही कठिन परिस्थिति बन के सामने आ गई। तो वो सोच रहे हैं, आप सोचिए वो कर्ज में जाएंगे। तो उसी तरीके से देश में भी होता है। अगर वो जो $50 बिलियन का हमने लाभ लिया, अगर उसको ऐसे स्टोर कर कर रखते गए, तो कभी बाइलक हमने घाटा भी हो गया तो हम उसको पूरा कर सकते। जैसे मैंने बताया कि अगर 10,000 रुपये सैलरी, आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर 10,000 सैलरी, अगर आप उसमें से 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना खर्च कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो खर्च हो रहा है वो 8,000 हो रहा है। तो 2,000 रुपये अगर आपका मासिक बच रहा है, तो किसी महीने में अगर आपकी सेविंग या आपका खर्च कम हुआ, या तो बाइलक आपका खर्च ज्यादा हो गया, तो उससे आप जो सेविंग किए वहां से निकाल कर उस चीज को आप कवर कर सकते हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य था कि उसी प्रकार से कोई भी देश चाहता है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार ज्यादा हो, जिससे कि हम अपने देश के लिए आवश्यक वस्तुओं को अलग अलग देशों से क्या करें, खरीद सके, परचेस कर पाए उस चीज को। ठीक है, लेकिन यहां दिक्कत यह है कि कंपटीशन है। कंपटीशन क्या है? जैसे आप ही तो वस्तु बेच नहीं रहे, या तो उसी वस्तु का उत्पादन भारत तो नहीं कर रहा है। जैसे आप मान लो चीनी ले लो, अगर चीनी है, चीनी का उत्पादन भारत कर रहा है, चीनी का उत्पादन मान लो चाइना कर रहा है, ब्राजील कर रहा है, अलग अलग देशों में हो रहा है। चीनी की जरूरत अगर किसी देश को पड़ी, तो वो चीनी खरीदने के लिए उसी देश के पास जाएगा जिस देश का एक्चुअल में उसको पैसा कम देना पड़े। ये तो स्वाभाविक सी बात है। आपको भी मालूम होगा कि अगर आप बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए गए, अब मान लो चीनी आप खरीदने के लिए गए, एक दुकान में आपने गए, उससे बोले कि भाई चीनी तुम्हारा कितना है, बोला 40 रुपए किलो। दूसरे बोले कितना, 42 रुपए किलो। तीसरे से बोले कितना, 38 रुपए किलो। तीनों देख लिए, बोले 38 वाला तो दे। तो कहीं ना कहीं एक चीज बताइए कि जो 40 रुपया किलो दे रहा था, जो 42 रुपया किलो दे रहा था, उसको तो घाटा होगा ना। फिर चीनी किसकी बिकने लगेगी? जो 38 रुपया किलो दुकानदार दे रहा है। तो वो क्या करेगा, उस मूल्य को कम करेगा। उस मूल्य को क्या करेगा, कम करेगा, कि जिससे वो भी चीनी क्या करे, बेच पाए। इसी से हम समझने वाले आज है मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ा जो चीजें मैंने आपको बेसिक बताया वो समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही एक एग्जाम्पल लेते, बहुत साधारण सा एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से ही हम मुद्रा का मूल्यांकन समझेंगे। ठीक है, देखिए अगर बाइलक आप मान लीजिए, अभी मैं बताऊं, जैसे बाइलक मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में आपको पता है कि रुपया चलता है, ये हमारी मुद्रा है। उसी प्रकार अगर आप चाइना को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, तो यहाँ पे युआन चलता है। और इसी प्रकार से अगर आप जापान को ले लीजिए, तो जापान में येन चलता है। और अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं चलती, जैसा आपको मालूम है। ऐसे आप बांग्लादेश को ले लीजिए, तो यहाँ पे टका चलता है, ये टका हो गए। तो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं चल रही। अब मान लीजिए, आप एक चीज मुझे समझिएगा, अगर यहां से हम मान लीजिए कि अमेरिका को चीनी लेना है, क्या लेना है, चीनी। और अमेरिका को अगर चीनी लेना है और अमेरिका इन देशों के पास आया, अमेरिका क्या किया, इन देशों के पास आया चीनी खरीदने के लिए। अगर वो इन देशों के पास अपना चीनी खरीदने के लिए आएगा, तो उसका भी तो वही पर्पज होगा ना, उसका भी तो उद्देश्य यही होगा ना कि वो सस्ते से सस्ते चीनी खरीदे, जिससे कि उसको भी अपने डॉलर को कम देना पड़े। जैसा हम लोग सोचते हैं अपने देश में, अपने बाजार में, अपने गांव क्षेत्र में, वैसे वो भी सोचेगा इस चीज को। कोई भी व्यापारी अगर होगा तो वो सोचता है कि 1 रुपए 2 रुपए कम हो, जिससे कि हमारा बचत हो पाए। अब बाइलक आप मान लो, यहां से इस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा। ये मान लीजिए कि भारत हो गया, और आपको पता है कि भारत में अगर एक चीज आप समझो, तो भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। और आपको पता है
अमेरिका का मुद्रा क्या है, डॉलर है। और आप पढ़े भी होंगे भाई लोग जैसे मुद्रा, तो मान लो $1 का भारत में, $1 का कीमत मान लीजिए 70 रुपए। उसी प्रकार से चाइना में अगर देखें, चीन में, तो चीन में मान लीजिए कि $1 की जो कीमत है वो मान लीजिए 50 युआन है, क्योंकि वहां की मुद्रा क्या है, युआन। तो वहां पे वस्तु भी किस में मिलेगी, युआन में। अगर भारत की मुद्रा रुपया है तो भारत में भी वो वस्तु किस में मिलेगी, रुपये में। अगर इसी प्रकार से आप जापान में देखिए, तो जापान में अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे 60 येन है $1 की कीमत। समझ गए? कुछ नहीं है, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आखिरकार कहीं ना कहीं यहां पे इनकी स्थिति क्या बन रही है। अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम चीनी का रेट देखते हैं कि चीनी का रेट कितना है, ये समझने की कोशिश करिएगा। चीनी का रेट भारत में कितना है, चीनी का रेट चीन में कितना है, और चीनी का रेट जापान में कितना है, ये चीज आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर हम भारत में बात करें, मान लीजिए भारत में अगर हम चीनी को देखें, इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम मान लेते कि यहां पर 35 रुपए केजी चीनी है, ठीक। चाइना में लेते हैं, तो चाइना में हम मान लिए कि कहीं ना कहीं यहां पे 25 युआन, या तो इसको 30 मान लीजिए, 30 युआन पर केजी है। और हम जापान की बात करें तो मान लीजिए 20 येन पर केजी है, ठीक। यहां पे मैं इसमें आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा का वैल्यू क्या है डॉलर के सापेक्ष देशों का, और इन देशों में किसी वस्तु अर्थात चीनी का मूल्य क्या क्या रेट पर लिखा गया है, ठीक। तो अगर यहां पे ये चीज लिख दिया गया है, तो देखिए कहीं ना कहीं अब अमेरिका चीनी खरीदने के लिए भारत के पास आया, तो आप ये बताइए अगर वो 1 केजी चीनी खरीदेगा तो उसको कितना देना पड़ेगा। 1 केजी अगर वो चीनी खरीद रहा है तो मान लीजिए हम 2 ही किलो पे लेते हैं, या 1 ही केजी पे देख लीजिए। 1 केजी खरीदेगा तो उसे $0.5 देना पड़ेगा। भाई 35 रुपया केजी है, अगर वो 35 रुपया केजी है चीनी का मूल्य भारत में, और $1 की कीमत अगर 70 रुपए है, तो $1 में वो 2 केजी चीनी खरीदेगा ना। तो हम 1 केजी चीनी कितने में खरीदेगा, $0.5 में। उसी प्रकार से अगर हम ध्यान दें चाइना में, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर $1 की कीमत 50 युआन है, वहां 30 युआन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक चीज आपको नोट करेंगे, तो $1 बराबर 50 युआन है, और वहां पे चीनी का मूल्य जो है वो 30 युआन पर केजी है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब उसे 0.5 से भी ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा भाई, तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आप 30/50 कर लीजिए, वही बात हो गया। तो 30/50 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और मतलब 0.6 आएगा, लगभग $0.6 उसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, चाइना को। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे जापान में देखें तो यहाँ 20 येन पर केजी है, और यहाँ पे आप देखिए तो कहीं ना कहीं उसको $0.3 देना पड़ेगा। ये है आपका अमेरिका के लिए मुद्दा। अब समझने की थोड़ा कोशिश करिए। एक चीज समझिएगा, अब वो किसको देना पड़ेगा, उसको किसको देना चाहेगा, वो किससे लेना चाहेगा चीनी। तो वो चीनी एक्चुअल में देखिए कि वो देख रहा है कि अगर हम $1 भारत को दे रहे हैं तो हमको 0.5 मतलब डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, अगर चीन को दे रहे हैं तो $0.6 खर्च करना पड़ेगा।
और अगर हम कहीं ना कहीं किसको दे रहे हैं, जापान को दे रहे हैं, तो $0.3 खर्च करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कहीं ना कहीं कोई भी जो देश होता है या कोई भी व्यापारी होता है वो ज्यादा से ज्यादा सोचता है कि हमें कम पैसे इन्वेस्ट करना पड़े। क्या करना पड़े? कम पैसे इन्वेस्ट करना पड़े। तो कम पैसे इन्वेस्ट करने के लिए वो करता क्या है, तो यहां से चीनी किससे ले लेगा? जापान से। जापान से चीनी लिया। जब वो जापान से चीनी लेगा तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे वो जापान से अगर चीनी लिया तो कहीं ना कहीं इन देशों की स्थिति थोड़ा बिगड़ेगी। जब इन स्थिति इनकी जब बिगड़ना स्टार्ट होगी तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये करेंगे क्या? करेंगे ये कि कहीं ना कहीं अपने मुद्रा को कमजोर करेंगे। एक समस्या ये हो, इसको या तो बढ़ाएं। जब $1 में 70 रुपए है और अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो इसका फायदा किसको होगा? अमेरिका को। अरे भाई, अगर 22 लाख आप मान लीजिए कि $1 में 70 रुपए और वह 1 किलो चीनी कितने में खरीदा? $0.5 में, क्योंकि यहां पे चीनी का मूल्य 35 रुपए है। अगर वो इसी को 80 करेगा तब ये क्या होगा? $0.5 से भी कम होने लगेगा ना, फिर उसको और कम देना पड़ेगा। तो फायदा किसको हो रहा है? अमेरिका को। लेकिन दूसरी समस्या ये है, अगर वो सस्ता करता है या ये तो कर सकता है कि यहां बढ़ा दे। यहां अगर बढ़ता है तो हमारी मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। अब हमारी मुद्रा की वैल्यू अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कमजोर होने लगती है। अगर यहां ना करके भारत क्या करे कि 35 रुपया जो केजी है उसको 30 रुपया केजी कर दे। ये भी हो सकता है इंडिया में उसकी वैल्यू 30 रुपए केजी कर दे या 25 रुपए केजी कर दे। किसका मूल्य? चीनी का मूल्य। तो जानते समस्या क्रिएट होने लगी। समस्या ये क्रिएट होगा कि हम जो बचत करेंगे तभी तो बेचेंगे। बात समझिएगा, अगर हम बचत करेंगे तभी तो बेचेंगे। और हमारे पास बचत हो रहा है क्यों? क्योंकि इसका मूल्य ज्यादा है। जब इसका मूल्य ज्यादा है तो लोग इसको ले नहीं रहे हैं, अपनी मात्रा को कम करके यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे कोई चीज सस्ती हुई तो लोग हावी हो जाएंगे। जो चाय वो सुबह शाम पीते तो वो 4 टाइम चाय पिएंगे। जैसे नेनुआ 5 रुपया किलो हो जाए तो नेनुआ देखो कितने लोग लेने लगते हैं। सब सब्जी ने नेनुआ, क्यों? सस्ता है। लेकिन वही जब महंगा हो जाता है तो जहां 1 किलो लेते हैं तो वहां पे आधा किलो है तो 1 पाव से काम चलाते हैं। वही चीजें। तो यहां पर हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के पास अगर $1 बराबर 70 रुपए है तो $1 बराबर 70 रुपए में अगर इसमें इंक्रीज होता है या इसमें वो बढ़ाता है तो इससे भारत को घाटा होने वाला है। फायदा किसको होगा? रेट कम किसका आएगा? अमेरिका को। क्यों भारत ऐसा करेगा? क्योंकि अमेरिका जापान से चीनी ले रहा है और वो चाहेगा कि हमें भी चीनी बेचना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जब वो उसको बढ़ाएगा तो एक तो होगा कि अब हमारा व्यापार सुधरेगा, क्योंकि हमने अपने मुद्रा को क्या किया? अपनी मुद्रा का जानबूझकर उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी वैल्यू को कमजोर किया। ये मत कभी सोचिएगा कि अगर $1 में 70 रुपए है तो अगर $1 में 75 रुपए हो जाते हैं तो हमारे देश की मुद्रा काफी मजबूत है। जी नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि $1 को खर्च करने में, अर्थात एक अमेरिका का $1 हमारे देश के 70 रुपए के बराबर हुआ। एक बात। और दूसरी बात, अगर आप इसमें बढ़ाते हैं तो $1 अमेरिका का और अगर बढ़ाकर आपने 75 कर दिया तो हमारे 75 रुपए के बराबर हुआ। तो आप बताइए कि मुद्रा किसका मजबूत हो रहा है? या हमारी मुद्रा मजबूत हो रही है या कमजोर हो रही है? तो ये हमारी मुद्रा क्या हो रही है? इस स्थान पे कमजोर हो रही है। ठीक। और अगर हम चीनी के मूल्य में परिवर्तन करें और यहां पे परिवर्तन ना करें तो चीनी के मूल्य में परिवर्तन करते हुए अगर हम चीनी के मूल्य को कम कर दें तो हमारे देश में लोगों का उपभोग बढ़ेगा। जब लोगों का उपभोग बढ़ जाएगा तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बचत ही कम होगी। जब बचत ही कम होगी तो आप बेच नहीं पाएंगे। जब बेच नहीं पाएंगे
तो जाहिर सी बात है कि आपके पास विदेशी मुद्रा अर्थात यहाँ पे डॉलर आपके पास कम आएगा, जिससे किसी भी देश में अगर आप कोई वस्तु खरीदने जाएंगे तो आपके पास वो भंडार नहीं कि आप उसको देकर उस वस्तु को खरीद पाए। समझ गए? इसी को बोलते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। मतलब दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने मुद्रा को जानबूझकर उसकी वैल्यू को कम करना, यह कहलाता है मुद्रा का अवमूल्यन। और भारत अब तक इसका जो अवमूल्यन किया है हमारे देश की मुद्रा का, वो 3 बार कर चुका है। देखिए पहले क्या हुआ था कि 43 रुपए थे, $1 बराबर 43 रुपए। लेकिन व्यापार को अच्छा करने के लिए कि हमसे लोग सामान खरीदे, इसके लिए 43 से 48 कर दिया, 48 से 58 कर दिया। अब जाकर आपको पता होगा 70-72 रुपए है, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, 70-72 रुपए $1 में। और अब तक 3 बार हुआ है मुद्रा का अवमूल्यन। तो वो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि मुद्रा का अवमूल्यन, तो मुद्रा का अवमूल्यन बंधु यही है, $1 में जो 70 रुपए जो इसमें चेंजिंग हम करते हैं और यह सरकार करती है, तो इसमें जो चेंजिंग करते हैं वो क्यों करते हैं? अगर आपसे कोई प्रश्न बनता है, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मुद्रा का अवमूल्यन करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? तो मुद्रा का अवमूल्यन करने के पीछे इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने व्यापार को बढ़ाना। क्या करना? अपने व्यापार को बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, अब कब कब हुआ है तो ये भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पहली बार भारत ने जो किया वो 1949 में किया था, पहली बार भारत ने। उसके बाद दूसरी बार किया 1966 में किया, और तीसरी बार 1991 में किया। और आपको पता है कि देश में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी 1991 में, जिस समय नई आर्थिक नीति लाई गई। और नई आर्थिक नीति लाई गई थी, इसमें जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य था, उसने थोड़ा सा हमें सलाह दिया था भारत सरकार को, क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बचा ही नहीं था, बहुत ही कम था, जिससे हम वस्तु खरीद नहीं पा रहे थे। और हमारे देश में विदेशी मुद्रा आने का स्रोत क्या था? तो एक ही स्रोत था कि अगर हम अपने निर्यात को बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे अपने निर्यात को हम बढ़ाएंगे तभी हमारे पास विदेशी मुद्रा आता। तो इसने ये कहा कि आप जो लाइसेंस रखे हैं कि नहीं अपने देश में जिस का प्रोडक्शन करें वो आप ही करें, सरकारी हिसाब से हो रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें आप इसका निजीकरण करिए और प्राइवेट सेक्टर को इसमें डालिए। तो इसी उद्देश्य से क्या होगा कि जब प्राइवेट कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, तो मेरे कहने का सीधा तात्पर्य FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अर्थात जब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा तो वो कंपनियां विदेशी मुद्रा लेकर आएंगी, आपको देंगी, और आपको उससे लेंगी क्या? रुपया, और जिससे वो क्या करेंगे? यहाँ पर व्यापार करेंगी। तो एक और साधन यहाँ से मिलना हमको स्टार्ट हुआ विदेशी मुद्रा का, कि जहां हम निर्यात से केवल प्राप्त करते थे, अब विदेशी कंपनियां अगर भारत में आना स्टार्ट कर दी, उनका स्रोत थोड़ा बढ़ा और धीरे धीरे वो भारत में डेवलप करती है। तो इससे 2 तरीके का फायदा होगा। एक तो फायदा ये होगा कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। ठीक है, तो मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब यही होता है। और आपको पता है कि 1991 में मुद्रा का मूल्यन 2 बार हुआ था। ठीक है, मतलब 1991 में हुआ था, लेकिन 4 महीने के अंतर पे दोबारा हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो किताब में 3 बार बताया जाता है, लेकिन हुआ तो था ये 4 बार। लेकिन आप याद रखिएगा कि सन अगर पूछ दे तो ये आप सन के हिसाब से इसको यही बताएंगे कि 1949 में हुआ, 1966 में हुआ और 1991 में हुआ। ठीक है, तो मुद्रा का मूल्यन समझ में आ गया। तो बस यही समझना था आपको थोड़ा सा कि मुद्रा का मूल्यन क्या है। और मैंने आपको बता भी दिया डॉलर के हिसाब से अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं होती। अगर भारत का बिकेगा तो जानते हैं कि चाइना भी वही करेगा, जापान भी वही करेगा जो भारत कर रहा है। तो इससे थोड़ा सा लेने वाले को फायदा होता है। और क्यों लेने को फायदा होता है या कोई करता क्यों है? तो वो चाहता है कि हमारा विदेशी जो हमारा व्यापार है वो थोड़ा बढ़े, और हमारे पास भी डॉलर या तो अन्य देशों की मुद्राएं जो हो, विदेशी मुद्राओं का भंडार भी क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अगर थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो एक बार वीडियो को क्या करिएगा, फिर से स्टार्ट करके दोबारा देख सकते हैं आप, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को या तो किसी भी चीज को आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप कर दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा, तो मैं इसको समझ लूंगा। ठीक है।
चलिए, तो हम लोगों ने मुद्रास्फीति भी देख लिया पहले ही। इसके पहले वीडियो में मुद्रास्फीति भी मैं समझाया था आपको। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा मुद्रा संकुचन में मैंने बाकी चीजें थोड़ा सा छोड़ दिया था, जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो वो चीज आप घबराएगा नहीं कि सर क्या वो छोड़ दिए क्या। जी, उसको मैंने अभी बिल्कुल नहीं छोड़ा है। अभी हम बैंकिंग पढ़ेंगे, आरबीआई पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको विस्तार से मैं समझा दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस चीज को मैं थोड़ा सा और डेप में जाके समझा दूंगा, ठीक है। तो मुद्रा संकुचन हमने कवर कर लिया, मुद्रास्फीति भी हो गई। यहाँ से आज अभी तक हम लोगों ने मुद्रा का अवमूल्यन भी देख लिया। अब हम बात करेंगे विमुद्रीकरण की, ठीक है। चलिए, विमुद्रीकरण भी देख लेते हैं क्या है। विमुद्रीकरण की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है, वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने आपको समझाया था कि विमुद्रीकरण जो होता है, विमुद्रीकरण का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नोटबंदी से इसका तात्पर्य बनता है। नोटबंदी का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी देश नोटबंदी क्यों करता है, अगर हम इस चीज को समझें कि कोई भी देश नोटबंदी क्यों करता है या उसके नोटबंदी करने का काम क्या है, आखिर क्यों किसी देश में नोटबंदी की जाती है, तो इसको समझने की हम कोशिश करेंगे अभी। तो देखिए, नोटबंदी का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं, जैसे बाई लाख आप मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था संचालित हो रही है, उसके लिए यह जरूरी होता है कि एक चीज तो यह जरूरी है कि जितनी मार्केट में वस्तुएं हो उसी के हिसाब से मार्केट में मुद्रा का भी प्रसार होना चाहिए, उतने मूल्य का मुद्रा भी होना चाहिए। लेकिन वो मुद्रा जो जाली करेंसी आ जाती है मार्केट में, वो थोड़ा अर्थव्यवस्था को क्या करती है, डिसबैलेंस कर देती है, जहां से हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसा आप देखे भी होंगे कि जाली करेंसी आती है। जाली करेंसी कैसे आती है, तो कभी कभी आप देखे होंगे कि आतंकवादी कोई मारा गया और उस आतंकवादी के जेब से भारत की करेंसी मिलती है, रुपया मिलता है, तो वो गया कहां से उसके पास, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। वो लोग करते क्या है, उस करेंसी को छापते हैं जो हमारे देश में चल रही है, और वो करेंसी जो छाप रहे हैं वो छाप कर जाली नोट का प्रसार करते हैं, और उसका जो हमारे देश में जो सही नोट है उसका सोर्स अपने पास रख लेते हैं, उससे वो व्यापार करने लगते हैं। अब जाली नोट आया किसी के पास, ऐसी संभावना ज्यादातर हमारे देश में आमतौर पर, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, ऐसा हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आमतौर पर जैसी स्थितियां बन रही हैं या जैसा हो रहा है, वो चीज में आपको जो घटनाएं हो रही है, लोगों से जिस तरीके से वोट लिया जा रहा है, उस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर में वो कैसे प्रसार उसका होता है। जैसे मान लीजिए उन लोगों के माध्यम से क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो नोट मार्केट में आ गया, और मार्केट में आया तो मार्केट में आने के बाद चुनाव हुआ, चुनाव में नेताजी ने लोगों को दे दिया। देने के बाद तरह तरीके के माध्यम से अगर आप देखें तो वो आ जाता है लोगों के पास। लोग, अब पैसा बढ़ता है तो वो लोग नहीं देखते ना कि ये जाली नोट है या तो सही नोट है, और उनको पता चला तो वो भी खपाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अलग अलग माध्यम से वो बैंक तक पहुंच जाता है। और मैं आपको बता दूं, कुछ समय से ऐसी घटनाएं हो रही थी कि वो बैंक से सीधे एटीएम में रहता था, और एटीएम से जाली नोट निकलता था। अभी बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या से निजात पाने का एक तरीका यही था कि उस नोटों को बंद कर दिया जाए। देखिए, एक तो होता है कि आंशिक तरीके से विमुद्रीकरण, और एक होता है पूर्ण विमुद्रीकरण। आंशिक विमुद्रीकरण का तात्पर्य होता है कि जो मार्केट पे जिस जिस मूल्य के अलग अलग नोट चल रहे हो, उनमें से कुछ ही नोट को क्या करना, बंद कर देना। जैसे अभी आपने देखा 2016 का जो नोटबंदी हमारा हुआ, उसमें 1000 रुपए के मूल्य के नोट को और 500 रुपए मूल्य के नोट को ही क्या किया गया था, बंद करके उसके द्वारा दूसरे मूल्य नोट जारी किए गए। और पूर्ण विमुद्रीकरण का मतलब हम देखें, जो हमारा पूर्ण विमुद्रीकरण होता है, उसमें सभी नोटों को ही क्या कर लिया जाता है, बंद करके उसके बदले दूसरे नोट जारी किए जाते हैं।
इसको बोलते हैं पूर्ण विमुद्रीकरण, उसको बोलते हैं आंशिक विमुद्रीकरण। ठीक है। अब अगर देखिए कि हमको इस जाली नोट के प्रसार को कम करना है, तो उस जाली नोट के प्रसार को कम करने के लिए हमारे पास एक ही सिस्टम है कि वो मुद्रा जिसका जाली करेंसी ज्यादा रहे उस नोट को ही बंद कर दें। तो उसके लिए सरकार क्या करती है, उस नोट को बंद करती है। अब ये बताओ, अगर वो नोट बंद हो गया तो जो जाली नोट छापा था, मान लीजिए कोई भी आतंकवादी संगठन ने जाली नोट भारत के लिए बनाए थे, तो अब आपको पता होगा कि जब आप लाइन में लगकर 2016 में आपने लाइन में लगकर क्या किया, अपना नोट चेंज करवाया, तो वो आप जाली नोट लेकर नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि जाली नोट लेके जाओगे तो वो लेगा ही नहीं, और ज्यादा लेके गए तो फिर फंस जाओगे, उल्टा का लेना का देना पड़ जाएगा। तो जो आपके पास मूल्य के नोट पड़े थे वो आपने क्या किया, अपना पैसा जमा कराया और उसके बदले आपको नई करेंसी एटीएम के माध्यम से धीरे धीरे देना स्टार्ट किया। लेकिन जो बहुत ज्यादा जाली नोट छाप के रखा था, अब तो कचरा हो गया पूरा, तो वो तो बैंक पे इसको रिटर्न करने जाएगा नहीं या तो उसको लौटाने जाएगा नहीं, इसलिए वो स्वतः क्या हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। लोगों ने बहुत देखे होंगे, आपने सुना भी होगा कि लोग जला दिए या फेंक दिए। इसी को हम बोलते हैं ब्लैक मनी, काला धन जो है आपका। एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसको रोकने का प्रयास किया गया था हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, और भारत इसमें सफल भी हुआ। थोड़े समय जरूर लगे, तो देखे होंगे 500 रुपए के नोट और 1000 मूल्य के नोट को क्या कर कर उसको सरकार ने बंद किया, और उस मूल्य के हिसाब से दूसरे 500 के नए नोट जारी किया, और अभी 1000 का नोट न जारी करके 2000 मूल्य के नोट को उन्होंने जारी कर दिया। अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर ऐसे तो फिर चालू हो जाएगा। देखिए, उस टाइप के नोट जो बनाया जाता है उतना बनाने में उनको थोड़ा समय लगेगा, और जब तक उस पर वो काम करेंगे तब तक भारत फिर से क्या करेगा, विमुद्रीकरण कर देगा। उसको लगेगा कि नहीं, इस पर अब काम कर रहे हैं लोग, जाहिर सी बात है। अब 2000 मूल्य का नोट आया, 500 के नए नोट आए, तो वो सोचेंगे ना कि अब उसके सैंपल को देखेंगे, समझेंगे, उसको फिर बनाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और इतना अभी तक ये रिपोर्ट भी आया था कि 20 साल लग सकते हैं ऐसा करने में, 20, 25, 30 साल लग जाएंगे उनको बनाने में। तो वो जब तक इस पर काम करेंगे तब तक भारत क्या करेगा, इसको बदले इस नोट को बंद करके दूसरा मूल्य का नोट जारी कर देगा, तो वो अपने काम में असफल हो जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे देश में जो जाली नोट है उसका प्रसार कम करना, और जो आरबीआई नोट निर्गमन कर रही है उस नोट को सही तरीके से अगर देखा जाए तो मार्केट में बनाए रखना, इसका मूल उद्देश्य यही है। और साथ में जो फर्जी नोटें हैं उनको क्या कर देना, मार्केट से बाहर कर देना। तो विमुद्रीकरण को अगर हम डिफाइन करें तो सीधी सी बात है कि विमुद्रीकरण का तात्पर्य होता है कि हमारे सरकार के द्वारा, अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा जानबूझकर अपनी मुद्रा को क्या कर देना, चलन से बाहर कर देना। मतलब अर्थव्यवस्था में किसी देश के द्वारा जानबूझकर अपने मुद्रा को, कुछ मुद्रा हो सकता है अंशतः या पूर्ण में तो पूरी मुद्रा को क्या कर देना, चलन से बाहर कर कर उस मुद्रा के लिए दूसरे मूल्य के नोट को, दूसरी नोट को क्या करना, छापना या तो चलाना, यही कहलाता है विमुद्रीकरण। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको जो मैं आपको समझाया था। तो विमुद्रीकरण अब तक भारत ने 3 बार किया है। थोड़ा प्रश्न बन जाता है, अभी तो आपने देखा 2016 में किया था, तो एक बार इसका विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में, ध्यान रखिएगा। एक बार हुआ था 1977 में, और एक बार हुआ 2016 में। तो ये भारत ने क्या किया, कहीं ना कहीं इसका जो देखें तो 3 बार विमुद्रीकरण अब तक भारत के नोटों का हो चुका है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कोशिश किए थे कि मैं आपको अवमूल्यन समझाया, विमुद्रीकरण समझा दिया, और जो हम लोग तेजी और मंदी का दौर देखते हैं, तेजी और मंदी का दौर सीधी सी बात है, अगर डिमांड बढ़ती है तो आर्थिक तेजी हो जाती है। किसी वस्तु की अगर डिमांड बढ़ी तो वहां पे अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अगर लोगों ने डिमांड इसका कम कर दिया, तो जब भी डिमांड उसका वो कम करते हैं तो वहां पे मंदी की स्थिति होती है, लोग क्या होते हैं, बेरोजगारी फैलती है। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि डिमांड जिस वस्तु की होती है
तो जाहिर सी बात है, कोई भी देश का जो पूंजीपति होता है वो ज्यादा से ज्यादा उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, क्योंकि उससे वो अपने लाभ को अधिकतम कर पाए। और दूसरी बात, सीधी से तेजी मंदी का तात्पर्य यही है कि अगर डिमांड या तो मांग बढ़ी तो उस देश में तेजी होती है, और मांग घट गई तो वहां पे क्या स्थिति बन जाती है, मंदी हो जाती है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही था, और मैंने आपको यहाँ पे 2-3 टॉपिक समझा भी दिया। तो आप कोशिश करिएगा, इसको 1-2 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में भी आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का आपका प्रश्न यहाँ से बना है और वो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आपसे मैं करूंगा कि इस जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है इसका भरपूर फायदा ले। देखिए, विकट परिस्थिति तो है, लेकिन घर बैठकर आप इसका जरूर मतलब अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीके से पढ़ते रहें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप प्रिपेयर होकर बैठ पाएं और अलग अलग तरीके की अफवाहों से आप दूर रहें। अगर लोग ये कहें कि नहीं वैकेंसी नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, वो नहीं है, परीक्षा नहीं होगा, ऐसे तैसे, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करिए, क्योंकि देखिए तैयारी एक दिन में नहीं होती है, या वैकेंसी आई तो आप उसके लिए प्रिपेयर तुरंत नहीं हो पाएंगे। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगते हैं। तो आप अगर निरंतर तरीके से क्लास को करते चल रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अभी मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे क्लास को मैं बढ़ाऊँ और भी सब्जेक्ट जो आपके छूटे हुए उसको मैं पूरा करूँ। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।